जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारा यूनिट 2 चल रहा है साथियों, और यूनिट 2 में हम पार्ट 6 लेकर आए। पार्ट 6 में पार्ट 6 और पार्ट 7 बेस पे आपकी क्लासेस चलेंगी साथियों, और आज की डेट में यूनिट 2 आपका फिनिश हो जाएगा। पार्ट 7 में MCQs रहेंगे हमारे, पार्ट 6 में हम पूरा खत्म कर देंगे और थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट आपका बचेगा पार्ट 7 में। ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटेनेंस, IQ, ये सारी चीजें हम उसमें रख देंगे। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला साथियों, आप ये जान लीजिए कि इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पार्ट को देख करके आपको ये फील होगा कि भाई सवाल तो ऐसे ही आएंगे या यहीं से आएंगे, है ना। तो जो भी साथी इस चैनल पे नए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट सूचना एक और अक्सर वीडियो के लास्ट में होती है, स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। आपको बहुत अच्छी नोट्स वहां अवेलेबल करा दी गई हैं, और आज शाम को जैसा कि मैंने बोला था कि वहां पर आपको GS का भी कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास के बाद में उसको अवेलेबल करा दूंगा। और सबसे अच्छी बात कि अभी तक हमने उसको 300 से करके 50 पे ला दिया। आप लोगों की डिमांड है साथियों, वो भी हटा दिया मैंने, बट पेमेंट तो करना पड़ेगा, बिकॉज बिना बोलते ना आज की डेट में बिना पैसे की किसी को कोई 1 रुपए की वैल्यू नहीं होती भैया। सो आपको क्या करना है, आपको जो अभी आगे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी कैसे आपको ज्वाइन करना है सिस्टम को। ठीक है, जो आप अपनी इच्छा से पे करेंगे मैं आपको उसी में ज्वाइन करा दूंगा। आप 1 रुपए भेजो, 10 रुपए भेजो, 5 रुपए भेजो, 50 भेजो, 100 भेजो, आपकी मर्जी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना पे करना चाहते हो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई बाउंडेशन उसमें नहीं लगाऊंगा कि भाई इतने में कर दो, इतने में कर दो। मैंने हटा दी, लिमिट ही हटा दी भाई। आपको जो करना है, आप जितना पे करना है आप उस हिसाब से कर सकते हो। चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट से क्लास सेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले साथियों क्या है, थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, और साथ ही बॉडी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी भी इसी क्लास के अंदर हम खत्म करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं, पार्ट ऐसे हैं साथियों, जहां से सवाल आपसे पुटअप होते ही होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान में आज हम व्यक्तित्व के सिद्धांत, बॉडी टाइप्स, जैसे क्रैशमर हो गया, हिपोक्रेट्स पुराने टाइम पे हो गए, है ना, शेल्डन हो गया, और भी ढेर सारे हैं। इन सब के बॉडी टाइप, व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे साथियों व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की बात करेंगे। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कह लो आप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट को हमने पकड़ा है, जहां से मैक्सिमम आपसे सवाल पुटअप होते हैं। ठीक है, जैसे आलपोर्ट का आइडियोग्राफिक सिद्धांत, आलपोर्ट्स आइडियोग्राफिक थ्योरी हो गई। कैटल का नोमोथेटिक सिद्धांत हो गया। ठीक है, कैटल्स नोमोथेटिक थ्योरी। आइजेंक का त्रिआमी दृष्टिकोण, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइजेंक ने जो 3 डायमेंशनल अप्रोच दी थी या 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी, इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। फिर बिग 5 थ्योरी, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से भी जो ओशियन से रिलेटेड होती है, जिसको कोस्टा ने दिया था, तो बिग 5 थ्योरी को भी हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं भैया, आलपोर्ट का आइडियोग्राफिक सिद्धांत या आलपोर्ट्स आइडियोग्राफिक थ्योरी की हम बात करें भैया, तो गॉर्डन डब्ल्यू आलपोर्ट, सबसे पहली चीज कि इसको किसने दिया, गॉर्डन डब्ल्यू आलपोर्ट, जैसे कि इनके नाम से ही आधारित है। इन्होंने कहा कि भैया हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके ट्रेड्स के यानी उसके लक्षण के आधार पर समझा जा सकता है भैया। उन्होंने उस ट्रेड्स को, उन लक्षणों को क्या किया भैया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो 3 पार्ट कौन से भैया, पहला आपका आ गया कौन सा, कार्डिनल ट्रेड्स, यानी कि मुख्य लक्षण क्या होते हैं। फिर दूसरा आपका आ गया सेंट्रल ट्रेड्स हो गया, केंद्रीय लक्षण हो गया। और तीसरा आपका हो गया भैया गौड़ लक्षण, सेकेंडरी ट्रेड्स की बात करता है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इनको हम एक एक करके समझते है क्या, तो गॉर्डन आलपोर्ट ने इन तीनों ट्रेड्स में क्या चीजें कही, ये समझना है हमें। तो इसके बारे में अगर हम आगे चले भैया, तो क्या कहते हैं, देखो, दीज आर द मोस्ट डोमिनेंट ट्रेड्स
they are so powerful that they define the entire personality of a person। जो कार्डिनल ट्रेट्स है, मुख्य लक्षण है भैया, ये सबसे प्रभावशाली और हावी लक्षण होते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं भैया कि पूरा का पूरा, पूरी की पूरी आपकी पर्सनैलिटी या पूरा आपका व्यक्तित्व इन्हीं से पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। शी इज हाईली अग्रेसिव, वह बहुत आक्रामक है। ये देखो, आक्रामक, ईमानदार, एक पर्सनालिटी को दर्शाता है, यानी ये बहुत ही हावी लक्षण होते हैं, बहुत ही जो मुख्य ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही हावी होते हैं। आप आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी कि ऐसे प्रभावशाली और हावी ट्रेट्स या लक्षण होते हैं इन कार्डिनल ट्रेट्स के अंदर, जो कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को उभार करके लाते हैं भैया एक्चुअल में ये व्यक्ति है कैसा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता ही दिया कि वह बहुत ईमानदार है, हाँ, वह बहुत आक्रामक है। दोनों में डिफरेंस है, बट दोनों ही ये जो ट्रेट्स हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरा आता है आपका सेंट्रल ट्रेट्स की बात करते हैं भाई साहब। सेंट्रल ट्रेट्स क्या कहता है, केंद्रीय लक्षण क्या कहता है भैया, दीज ट्रेट्स इन्फ्लुएंस मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फोर लाइफ of our life but are not as dominating as cardinal traits। they are the basic building blocks of personality। ठीक है, ये लक्षण क्या है भैया, ये हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य लक्षण है, कार्डिनल ट्रेट्स हैं भैया, उतने उनके जैसे पावरफुल नहीं होते, उतने शक्तिशाली नहीं होते। ये व्यक्तित्व की नींव बनाने का काम करते हैं, बस ये बेस का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, ठीक है, जेनरोसिटी, उदारता, शाइनेस, शर्मीलापन, ठीक है। हमारा जो आधार होता है कि हम किस आधार के व्यक्ति हैं, वो नींव बनाने का जो काम करता है भैया सेंट्रल ट्रेट्स करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर इसी क्रम में, तो आखिरी इसमें आता है भैया तीसरा जो आपका मुख्य आ गया, सेकेंडरी ट्रेट्स, गौण लक्षण। दीज आर लेस कंसिस्टेंट एंड appear only in specific situations, they do not strongly influence personality। भैया ये कम महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बट कम महत्वपूर्ण होते हैं और केवल विशेष परिस्थितियों में, एक अलग प्रकार की सिचुएशन जब आती है तब इन चीजों का, तब ये चीजें आपके सामने प्रकट होती हैं, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में प्रकट होते हैं, ये व्यक्तित्व की को गहराई से प्रभावित नहीं करते हैं। तो व्यक्तित्व को गहराई से हावी और प्रभावित से पहला वाला ही करता है, कार्डिनल ट्रेट्स करता है, मुख्य लक्षण। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, प्रेफरेंस फॉर चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करना, ठीक है। रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स, ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ना, यानी कि ये गौण लक्षण की तरह नहीं है, मतलब गौण लक्षण में आते हैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से ये अपना वर्क करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड थ्योरी पे अगर हम बात करें भैया, कैटल का नोमोथेटिक सिद्धांत या कैटल्स नोमोथेटिक थ्योरी, तो रेमंड बी कैटल के द्वारा दी गई भी है थ्योरी, आपको रिमेंबर रखना है किसके द्वारा, रेमंड बी कैटल। इनका कहना था व्यक्तित्व लक्षणों का अध्ययन करने के लिए, व्यक्तित्व के लक्षणों का अध्ययन करने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, और उन्होंने इनके 16 लक्षणों को, 16 प्रकार के स्रोत की, सोर्सेस की पहचान की दिया, ठीक है। अब अगर हम सोर्सेस की बात करें या स्रोत लक्षण की बात करें इसमें, तो दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल एंड डीप डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, दे आर द एक्चुअल कॉज ऑफ बिहेवियर। ये व्यक्तित्व के मूलभूत और गहरे आयाम होते हैं, ये सीधे तौर पर व्यक्ति के व्यवहार का कारण होते हैं भैया, ठीक है। जो कैटल का नोमोथेटिक थ्योरी है, इसमें जो सोर्स की अगर हम बात करें, तो ये डायरेक्टली आपके बिहेवियर का रीजन होता है किसी व्यक्ति का, ठीक है, कि वो बिहेवियर ऐसा क्यों कर रहा है, उसका कारण यहीं से डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, जैसे हमारी बुद्धि, हमारी बल, हमारी ताकत, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा अहंकार या ईगो भी कह सकते हैं, डोमिनेंस, प्रभुत्व कह सकते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि कैटल नोमोथेटिक सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई। भैया ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक्चुअल में मूलभूत और बहुत ही गहरे डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं, जो सीधे तौर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को या व्यवहार का कारण होते हैं। आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपकी बुद्धि डिसाइड
भी करती है कि आप कैसा बिहेव करोगे। ठीक है, आपका बल भी डिसाइड कर देता है कि आप कैसा बिहेव करोगे। अगर आपके अंदर ईगो है, अहंकार है, तो ये भी डिसाइड करेगा कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो। ठीक है, प्रभुत्व की है, डोमिनेंस है आप किसी चीज के लिए, तो ये सारी चीजें दिखती हैं। इनका अच्छा खासा क्या है भैया, काफी प्रभाव होता है। डायरेक्टली देखा जाए एक पर्सन के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव होता है। ठीक है, फिर सोर्स ट्रेड्स की बात, अब आ जाते हैं सरफेस ट्रेड्स की बात। ठीक है, इन्हीं के नोमोथेटिक थ्योरी में, तो दीज आर द विजिबल एक्सप्रेशंस ऑफ सोर्स ट्रेड्स, दे कैन बी इजिली ऑब्जर्व बट आर नॉट ऑलवेज डीप रूटेड। ठीक है, ये सोर्स ट्रेड की सतही अभिव्यक्ति होती हैं, इन्हें आसानी से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, पहचान सकते हो, लेकिन ये गहरे स्तर पर स्थायी नहीं होते, ये एकदम फिक्स नहीं होते, परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनेंट इज प्रेजेंट इन एवरीवन बट नॉट इक्वल अमाउंट, परिवर्तित होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते। प्रभुत्व सबसे सब में होता है भैया, डोमिनेंसिंग एक नेचर होता है जो सब में होता है, लेकिन मात्रा क्या होती है, उनकी क्वांटिटी सब में डिफरेंस होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। ये इनका सोर्स ट्रेड्स की बात होगी। ठीक है, सरफेस ट्रेड्स की बात होगी, सतह पर अगर देखा जाए तो। फिर आइजेंक की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइजेंक ने जो थ्योरी दी भैया, 3 डायमेंशनल थ्योरी दी या 3 डायमेंशनल अप्रोच बताई, अगर हम इसमें जाएं तो हैंस सिबिल आइजेंक, पूरा नाम याद रखिएगा, हंस एंड सिबिल आइजेंक, इन्होंने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, इनके डायमेंशन को भैया कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक्स्ट्रावर्जन में, ठीक है, फिर न्यूरोटिज्म में और साइकोटिज्म में। ठीक है, यानी बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, एक्स्ट्राविजन और इंट्रोविजन, फिर मनोक्षुब्धता या न्यूरोटिज्म, फिर विकृतिवाद या साइकोटिज्म। ठीक है, इनके बारे में अगर हम देखें भैया, आइजेंक ने क्या कहा, इन तीनों को क्या एक्सप्लेनेशन दी इन्होंने, तो इन्होंने सिंपल सा कहा भैया, इंट्रोवर्ट्स इज, पहले हम एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन की बात अगर करें तो इंट्रोवर्ट्स फोकस ऑन इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, रिमेन क्वाइट एंड रिजर्व्ड। ठीक है, यानी अंतर्मुखी लोग जो होते हैं वो अपने विचारों और अनुभवों पर ध्यान देते हैं, विचारों और अनुभवों पर ध्यान देते हैं, वो शांत और आरक्षित रहते हैं, वो अपने आप को एकांत मतलब रिजर्व करके रखना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्जन जो होते हैं, है ना। वहीं अगर हम एक्स्ट्रावर्ड्स की बात करें या एक्स्ट्रावर्जन की बात करें तो दे आर आउट गोइंग, सोशल, टॉक्टिव होते हैं, इम्पल्स होते हैं, यानी कि जो बहिर्मुखी लोग होते हैं भैया वो मिलनसार होते हैं, घूमना फिरना, बाहर टहलना पसंद करते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं भैया, और काफी बातूनी भी होते हैं। सो ये इन्होंने डिवाइड किया एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन के व्यक्तित्व को, इस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन किया भैया आइजेंक ने। ठीक है, वहीं अगर आगे सेकंड पार्ट की बात करें इसी के, तो न्यूरोटिज्म की बात करें, मनोविक्षुब्धता की बात करें, तो इसमें इन्होंने क्या क्या कहा आइजेंक ने, रिफर्स टू इमोशनल इंस्टेबिलिटी, हाई न्यूरोटिज्म लीड्स टू एंजाइटी, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन, है ना। इनका कहना था भैया कि ये भावात्मक अस्थिरता को दर्शाता है, जो उनकी इमोशनैलिटी होती है वो एक प्रकार से डिसेबल होती है या कह जाए डिसबैलेंस होती है। ठीक है, वो अस्थिरता को दर्शाता है, उच्च स्तर पर यह चिंता, चिड़चिड़ापन, उदासी और असंतोष लाता है। ठीक है, न्यूरोटिज्म जो होता है। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे, साइकोटिज्म की बात करेंगे, तो साइकोटिज्म में क्या है भैया, इट इंडिकेट्स एग्रेसिव, एंटीसोशल and cold personality traits. Low psychotism indicates warmth, kindness and empathy. या आक्रामक, असामाजिक और कठोर व्यक्तित्व को दर्शाता है भैया। कम स्तर पर यह दयालु होते हैं, बहुत ज्यादा दयालु नहीं होते, इनके अंदर मतलब बहुत कठोरता ज्यादा होती है, दयालुपन बड़ा कम होता है, सहयोगी भी बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा किसी की हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है, ये दूसरों के ऊपर अगर कोई काम कर भी देंगे ना उसके लिए, तो उसको भी सहानुभूति कराएंगे, भैया हमने ये कर दिया, देखो हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया। अगर वो
सहयोग भी करेंगे तो ऐसा बिहेव करेंगे कि हाँ आपको रियलाइज करा देंगे कि हाँ इन्होंने आपकी हेल्प की तभी आपने ये वर्क किया। इस टाइप की पर्सनालिटी साइकोटिज्म में होती है, मनोविकृतिवाद इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। अब अगर आप यहाँ पर, आपको आई होप आपको विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ आपको दिखेगा, चार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिज्म और साइकोटिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्राविजन यानी बहिर्मुखता की बात अगर हम करें भैया, तो क्या होता है बहिर्मुखता में, बहिर्मुखी में ये उच्च मिलनसार होते हैं भैया, संवेदना चाहने वाले होते हैं, इनके अंदर संवेदनाएं भी होती हैं, है ना। हाईली सोशेबल होते हैं, सेंसेशन सीकिंग होते हैं। वही अंतर्मुखी की बात करें भैया, इंट्रोवर्टेड की, तो ये कम मिलनसार, सावधान होते हैं, अलर्ट रहते हैं, है ना, अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं हमेशा। न्यूरोटिज्म की बात करें, हाईली टेंस होते हैं, एनॉक्सियस होते हैं, इरेशनल होते हैं, यानी कि उच्च तनाव होता है इनके अंदर, चिंतित होते हैं, तर्कहीन होते हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करें किसकी, लो काम रिलेटेड, ठीक है, और कम शांत और निश्चिंत भी होते हैं ये, ठीक है। फिर साइकोटिज्म की अगर हम बात करें तो साइकोटिज्म में क्या होता है भैया, ये काफी आक्रामक होंगे, स्वार्थी होंगे, भावनाहीन होंगे, फीलिंग लेस हो जाएंगे पूरी तरीके से, है ना। कम गैर आक्रामक, गर्मजोशी से भरा, दूसरों के प्रति जागरूक, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बिग फाइव थ्योरी की बात करें तो बिग फाइव थ्योरी में आपको क्या रिमेंबर रखना है भैया, नाम भी पूछ लेता तो ओशियन याद रखना है, ओशियन भैया, ओशियन, ओशियन याद रखना है, ओशियन याद रखना है, ओशियन, ठीक है, ओशियन याद रखना है। ओशियन से आप इसके नाम को आराम से क्रैक कर सकते हो। ओ फॉर ओपननेस, खुलापन, सी से आपका कंसियंटियसनेस, कर्तव्यनिष्ठ, एक्स्ट्रावर्जन ई, बहिर्मुखता, फिर ए फॉर आपका एग्रीब्लेनेस, सहमति, और पांचवा आपका न्यूरोटिज्म, मनोविक्षुब्धता, ठीक है। ये नाम आपको याद करने में, समझने में आसान होगा, ओशियन आपको रखना है याद, ठीक है। चलिए इसको अगर हम आगे अगर अच्छे से पढ़े तो ओपननेस, खुलापन की पर्सनालिटी क्या कहती है भैया, रचनात्मकता, जिज्ञासा, कल्पना शक्ति और नई चीजों के प्रति खुलापन होता है ऐसी पर्सनालिटी में, ठीक है। ओशियन बिग फाइव थ्योरी में जो कहा गया, ठीक है, क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी, इमेजिनेशन, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, कर्तव्य निष्ठता की, कंसाइंटियसनेस, ठीक है, कंसाइंटियसनेस, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और फिर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, टफुल बिहेवियर होता है इनका भैया, आत्म अनुशासन होता है इनके अंदर, लक्ष्य एकदम निर्दिष्ट होता है इनका, संगठित रहना पसंद करते हैं और विचारशील व्यवहार होता है ऐसे लोगों के अंदर जो इस टाइप में आते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें इसमें एक्स्ट्रावर्जन की, बहिर्मुखता की, तो इनका कहना था भैया सोशैबिलिटी, टॉक्टिवनेस, हाई मोटिवेशनल, एक्सप्रेसिवनेस होते हैं, ठीक है, सामाजिकता होती है इनके अंदर, बातूनीपन होते हैं, भावनात्मक होते हैं, अभिव्यक्ति की अधिकता होती है, ये अपनी बातें समझाना ज्यादा चाहते हैं लोगों को, है ना, ज्यादा बोलकर अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज के ऊपर ये बिलीव करते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपनी ही बात करेंगे जब, बहुत ही कम सुनना पसंद करते हैं, बोलते ज्यादा है। फिर सहमति की बात करें, एग्रीब्लेनेस की बात करें तो ट्रस्ट, काइंडनेस, अफेक्शन, हेल्पफुलनेस, कॉपरेशन, विश्वास, दया, स्नेह, परोपकारिता और सहयोग की भावना ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पांचवा पॉइंट, न्यूरोटिज्म की बात करें, मनोविक्षुब्धता की बात करें तो अभी पीछे भी डिस्कस किया था हमने, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है इनके अंदर, भावनात्मक अस्थिरता होती है, एंजाइटी होती है भैया, चिंता होती, चिंतित रहते हैं हमेशा, इरेबिलिटी होती है, ठीक है, इरेटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है इनके अंदर, और साथ ही सैडनेस होती है, उदासी के शिकार होते हैं ये ऐसे न्यूरोटिज्म वाले जो व्यक्ति होते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप से दिखेंगे, अजीब से आपको दिखेंगे, हमेशा अपने में खोए रहेंगे, कुछ बोल दो तो चिड़चिड़ाने लग जाएंगे, हमेशा चिंतित रहेंगे, छोटी से छोटी बात को लेकर इतना सीरियस हो जाएंगे जैसे सब खत्म ही हो गया था, है ना। तो ये ओशियन बिग फाइव थ्योरी, ओशियन, ठीक है।
इसके बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं बॉडी टाइप्स के बारे में भैया। बॉडी टाइप्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बॉडी टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। तो बॉडी टाइप्स की अगर हम बात करें तो शरीर के प्रकार, देखो शरीर के प्रकार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, सोमेटोटाइप एक वर्ड आएगा जिसके अकॉर्डिंग काफी लोगों ने अपनी सोमेटोटाइप के अंदर अपना ज्ञान प्रदर्शित किया, किस किस प्रकार से बॉडी के टाइप्स हुए। तो सोमेटोटाइप क्या है, ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारे शरीर को पैमाने पर मापती है, एक मेजर करने का काम करती है किसी एक पैमाने के ऊपर, या एक उपाय जो शरीर की संरचना और शरीर के आकार दोनों का उपयोग करता है। That means somatotypes, this is a technique that measure our bodies on a scale or measure that uses both body composition and body shape. ठीक है, ऐसे कई लेखक हुए, ऐसे कई साइकोलॉजिस्ट हुए भैया जिन्होंने सोमेटोटाइपिंग से संबंधित अपने अलग अलग दृष्टिकोण, अपने अलग अलग थ्योरीज को दिया, अपने अलग अलग विचारों को प्रदर्शित किया, प्रतिपादित किया। हम उसी की बात करें जिसमें सबसे पहले पुराने टाइम पे अगर हम चले भैया तो बात आती किसकी, हिप्पोक्रेट्स की। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स की सबसे पुराने दर्शन के अनुसार अगर चलें तो अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, इसको देखेंगे हम ओल्डेस्ट फिलोसफी में इन्होंने क्या कहा, कैसे डिवाइड किया। फिर शेल्डन की सोमेटोटाइप बॉडी टाइप्स देखेंगे, ठीक है। फिर क्रेशमर का भी देखेंगे भैया, उनके अकॉर्डिंग क्या था, और कार्ल जंग के अनुसार भी देखेंगे। इसके अलावा और भी पर्सनालिटीज के टाइप अलग अलग लोगों ने दिए, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले इन चारों की हम बात करते हैं भैया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, ओल्डेस्ट फिलोसफी के हिसाब से उन्होंने जो दी ह्यूमरल थ्योरी दी भैया। ध्यान रखिएगा, ह्यूमरल थ्योरी इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ह्यूमरल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का रसात्मक सिद्धांत। पित्त के आधार पर, ब्लड के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया भैया। कैसे डिवाइड किया, तो किसके द्वारा हुआ, ह्यूमरल थ्योरी की बात आएगी तो हमेशा नाम याद रखिएगा, हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया, इसके बाद इसको आगे बढ़ाया मिस्टर गैलन ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सबसे पहले आएगा हिप्पोक्रेट्स, उसके बाद गैलन ने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इसमें क्या होता है, इस विचार को सबसे पहले ग्रीक चिकित्सक, किसके द्वारा, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। ये ग्रीक चिकित्सक थे, लगभग 400 के अंदर ही मान के चलो ईसा पूर्व ने प्रस्तुत किया, और बाद में रोमन चिकित्सक गैलन ने इसे 129 से 216 ईस्वी ने इसे और विकसित किया। और उनका मानना था कि व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दोनों इन 4 रसों के अनुपात और संतुलन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से 4 ह्यूमरस थे भैया, ह्यूमर्स थे, सॉरी ह्यूमरस बोल रहा हूँ, ह्यूमरस तो आपकी बोन हो गई। 4 ह्यूमर थे, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू पर्सनालिटी टाइप्स। 4 रस और उनसे संबंधित व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो पहला आता है आपका सैंग्विन, ब्लड टाइप की पर्सनालिटी होती है, रक्त से रिलेटेड। ठीक है, फिर कॉलरिक होती है, येलो बाइल टाइप, ठीक है, पीला पित्त के हिसाब से पर्सनालिटी। फिर मेलनकॉलिक होती है, ब्लैक बाइल पर्सनालिटी, ठीक है, काले पित्त के आधार पर। फिर फ्लैग्मेटिक या, ठीक है, फ्लेम टाइप पर्सनालिटी होती। ठीक है, इनको हम और अच्छे से देखेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो सबसे पहली बात करेंगे सैंग्विन की, जिसको हम ब्लड टाइप पर्सनालिटी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली चीज, पहला पॉइंट आपको ये रिमेंबर रखना है, सैंग्विन मींस ब्लड टाइप पर्सनालिटी। ठीक है, ये कैसे होते हैं, चीयरफुल और सोशल होते हैं भैया, प्रसन्नचित, हमेशा खुश रहेंगे और सामाजिक प्राणी होते हैं, सामाजिक प्रकार के इनका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, द सैंग्विन टाइप इज associated with blood, the liver and the element of air। यानी सैंग्विन प्रकार जो होता है वो आपके रक्त, यकृत यानी कि लीवर या जिगर, और वायु तत्व से संबंधित है। पहली चीज ये जान लो। ठीक है, फिर इसमें कहा पीपल ऑफ दिस टाइप आर चीयरफुल, लाइवली, सोशलेबल एंड करेजियस एंड फुल ऑफ एनर्जी। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं भैया, या इस प्रकार की पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं वो हसमुख होते हैं, जीवंत, सामाजिक और साहसी होते हैं भैया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर दे आर ऑप्टिमिस्टिक एंड वार्म हार्टेड बट समटाइम्स एक्ट इम्पल्सिवली। यानी कि ये आशावादी तो होते हैं और दयालु भी होते हैं, लेकिन कभी कभी आवेगी, इम्पल्स के वजह से इनका व्यवहार भी दिखाता है या दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका सैंग्विन बॉडी टाइप्स की बात कर ली। अब आ जाते हैं कॉलरिक की बात भैया। कॉलरिक की बात करें, येलो बाइल टाइप पर्सनालिटी भी इसको बोला जाता है, पीले
पित्त के आधार पर, ठीक है, ये एम्बिशियस होते हैं और लीडर लाइक होते हैं, यानी महत्वाकांक्षी तो होते हैं, नेतृत्व प्रिय होते हैं, इनको लीडरशिप करना पसंद होता है भैया, जो कॉलरिक टाइप पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। द कॉलरिक टाइप इज लिंक्ड विद येलो बाइल एंड द गॉल ब्लैडर एंड द एलिमेंट ऑफ फायर। ध्यान समझिएगा, वो एलिमेंट ऑफ एयर था पहला वाली, एलिमेंट ऑफ फायर के साथ रिलेट करता है। कॉलरिक प्रकार पीले पित्त, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर और अग्नि तत्व से संबंधित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चारों ह्यूमर्स को आपको समझना है, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स आर एम्बिशियस, कॉन्फिडेंट, डिसिसिव एंड स्ट्रॉन्ग लीडर्स, ठीक है। ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी, निर्णायक और नेतृत्व प्रिय होते हैं। हाउएवर दे मे आर आल्सो बिकम एंग्री, इम्पेशेंट और एग्रेसिव, लेकिन इनमें गुस्सा, अधीरता और आक्रामकता की प्रवृत्ति भी हो सकती है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जिसमें ज्यादा होती है ना, थोड़ा बहुत ही सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मेलनकॉलिक की बात करेंगे। ब्लैक बाइल टाइप पर्सनालिटी बोलते हैं भैया इनको, काले पित्त के आधार की व्यक्तित्व बोला जाता है। टफुल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। विचारशील, थॉटफुल होते हैं, थॉटफुल होते हैं और संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, विचारशील और संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, ठीक है। द मेलनकॉलिक टाइप इज एसोसिएटेड विथ ब्लैक बाइल, द स्प्लीन एंड द एलिमेंट ऑफ अर्थ, एलिमेंट ऑफ एयर नंबर 1, एलिमेंट ऑफ फायर नंबर 2, एलिमेंट ऑफ अर्थ नंबर 3 मेलनकॉलिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दीज पीपल आर डीप थिंकर्स, creative, artistic and analytical. However, they are prone to sadness, depression and overthinking. मेलनकॉलिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, श्याम पित्त, श्याम मतलब देखो ये भी देख लो हिंदी में, श्याम मतलब क्या होता है, श्याम को अक्सर काले रंग से डिनोट किया जाता है, ठीक है। श्याम पित्त या काले पित्त प्लीहा और पृथ्वी तत्व से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति गहरे विचारक, रचनात्मक, कलात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं भैया, ठीक है। हालांकि वे अक्सर उदासी, अवसाद, डिप्रेशन और अधिक सोचने, ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति रचनात्मक है, जिसके अंदर एक कला है, एक स्पेसिफिसिटी है किसी चीज को लेकर, वो ज्यादा थिंक करेगा, ज्यादा सोचेगा, ज्यादा विचार करेगा, तो इस वजह से अक्सर वो उदासी और डिप्रेशन के शिकार भी रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या भैया, किसके द्वारा, अभी कहाँ हो गया, अभी तो एक और है, क्या है, फ्लैग्मेटिक की बात करें, ठीक है। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग टाइप पर्सनालिटी, ये काम और रिलायबल होते हैं भैया, शांत और भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं ऐसे, ठीक है। द फ्लैग्मेटिक टाइप इज लिंक्ड विथ फ्लैग एंड द लंग्स एंड द एलिमेंट ऑफ वाटर, इनका एलिमेंट क्या होता है, वाटर से कनेक्ट है। पीपल ऑफ दिस टाइप आर काम, काइंड, ठीक है, पेशेंस होता है इनके अंदर, ठीक है, फिर डिपेंडेबल होते हैं एंड पीसफुल होते हैं। हाउएवर दे मे आल्सो सीम स्लो, क्वाइट और लेजी, ठीक है। फ्लैग्मेटिक प्रकार के जो कफ होते हैं वो फेफड़े और जल तत्व से संबंधित होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति शांत होंगे, दयालु होंगे, धैर्यवान होंगे, विश्वसनीय होंगे और बैलेंसिंग होते हैं, संतुलित होते हैं व्यक्ति, लेकिन कभी कभी वे काफी धीमे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, चुपचाप रहते हैं और आपको आलसी भी लग सकते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है। जो स्लो होंगे तो जाहिर बात है, स्लो इंसान को इंसान आलसी बोलता है। तो भैया हिप्पोक्रेट्स के अनुसार जो ह्यूमर्स थे, ये चार ही बहुत इंपॉर्टेंट रस हैं, इन रस के हिसाब से क्या किया, पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया, उनको डिवाइड किया कि अलग अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, आई होप विजिबल होंगी चीजें, ठीक है, और नहीं विजिबल होंगे तो आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करेंगे तो अच्छे से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, वही उसी का शॉर्ट वर्जन एक ग्राफ के तौर पे आपको दिख रहा है यहाँ पर। जैसे मेलनकॉलिक की बात करेंगे, एनेक्सियस होगा, वरीड होगा, अनहैप्पी होगा, सस्पिशियस होगा, सीरियस, थॉटफुल, यानी जो मेलनकॉलिक होंगे सिंपली उसको आप उदास से डेराइव कर सकते हो, चिंतित होंगे, अप्रसन्न होंगे, संदिग्ध होंगे, गंभीर होंगे, विचार मग्न रहते हैं हमेशा, ठीक है। फिर कॉलरिक की बात करें भैया, इनके अंदर उत्तेजना होती है, अहंकार भी होता है,
ठीक है, आवेगशील होते हैं और अभिनय संबंधी होते हैं भैया, एक्साइटेबल, ईगोसेंट्रिक होते हैं, एग्जिबिशनिस्ट होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, स्टोरिक एक्टिव होते हैं, है ना। फिर यहीं पर अगर हम बात करें किसकी, फ्लैग्मेटिक की, तो फ्लैग्मेटिक को आप सुस्त भी कह सकते हो एक हिसाब से, है ना। रीजनेबल होते हैं, प्रिंसिपल्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, परसिस्टेंट होते हैं, स्टेड फास्ट होते हैं, काम होते हैं भैया, ठीक है, सैद्धांतिक, नियंत्रित, जिद्दी, दृढ़ और शांत प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। वहीं आखिरी आपका सैंग्विन को अगर हम देख लें भैया, प्लेफुल होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, सोशलेबल होते हैं, केयर फ्री होते हैं, होपफुल होते हैं और कंटेंटेड होते हैं भैया, चंचल, आराम पसंद, मिलनसार, लापरवाह, आशावान और संतुष्ट होते हैं। इनको हम आशावादी भी कह सकते हैं एक वर्ड में अगर हम कहें भैया, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपका हिपोक्रेट्स का हो गया जो रस के हिसाब से बताया। अब हम दूसरे पे आते हैं भैया, शेल्डन। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि शेल्डन भैया ने जो बॉडी टाइप्स बताई उसके हिसाब से क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें इनके, तो शेल्डन क्या थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे भैया, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम हॉबर्ट शेल्डन, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, विलियम हॉबर्ट शेल्डन ने शरीर की बनावट, बॉडी बिल्ड के आधार पर, ध्यान रखिएगा, शरीर की बनावट के आधार पर, बॉडी बिल्ड के आधार पर मानव शरीर को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा भैया, ठीक है। कौन कौन से, पहला एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टोमॉर्फ, एक्टो, मीजो, एंडो, ध्यान रखिएगा, एक्टो, मीजो, एंडो, ई हमेशा ध्यान रखिएगा, ई, ठीक है, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, शेल्डन एक्सप्लेन दैट फिजिकल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, एनर्जी लेवल एंड फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। शेल्डन के अनुसार शरीर की संरचना व्यक्ति के व्यवहार, ऊर्जा स्तर और शारीरिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं इनके तीनों टाइप्स को हम एक एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है, पूछा जाता है यहाँ से सवाल। एक्टोमॉर्फ की बात करेंगे भैया, ये पतले और बेलना आकार होता है, थिन और सिलेंड्रिकल टाइप्स होती हैं, इनकी बॉडी का जो शेप होता है, आकार होता है, पतला और बेलना आकार या सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। विशेषता इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें भैया, तेज चयापचय के साथ दुबला और पतला, ठीक है। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफी फास्ट होता है, फास्ट मेटाबॉलिज्म कह सकते हो, और दुबले और पतले होते हैं, ठीक है। छोटे नाजुक फ्रेम और हड्डी की संरचना होती है। इनकी जो बोन का स्ट्रक्चर होता है भैया वो स्मॉल डेलिकेट फ्रेम होता है, ठीक है। फिर आकार में भी छोटे हो सकते हैं, कद काठी में छोटे हो सकते हैं, नाजुक फ्रेम होता है, काफी सॉफ्ट होते हैं, है ना, और बोनी स्ट्रक्चर होता है इनका, मतलब हड्डी थोड़ा सा दिखती है इनकी बॉडी में अच्छे से, जैसे मांस कम दिखाई देगा एक हिसाब से कहो आप, ठीक है। विशिष्ट रूप से क्या होते हैं, पतले होते हैं, डिस्टिंक्टली स्लिम एंड नैरो, ठीक है। क्लासिक हार्ड गेनर, वजन या मांसपेशियों का बढ़ना, ठीक है। फाइंड्स इट हार्ड टू गेन मसल और वेट, छोटे कंधे होते हैं, ठीक है, स्मॉल शोल्डर्स होते हैं, छाती कैसी होती है, फ्लैट होती है, एकदम सपाट छाती होती है, पतली दुबली मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर मोटा मोटा अगर आप समझो इसको तो भैया, एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति आमतौर पर क्या होते हैं, थोड़े से लंबे दिखेंगे आपको, ठीक है, वजन उनका हल्का होगा और कम शक्ति वाले होते हैं, ये पतले दुबले होते हैं, ठीक है। एक्टोमॉर्फ्स आर यूजुअली टॉल, लाइट वेट एंड लेस पावरफुल फिजिकली, ठीक है। मैंने यहाँ स्मॉल बता दिया था, ठीक है, स्मॉल नहीं होते, लंबे होते हैं अक्सर पतले लोग ज्यादातर, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेसोमॉर्फ। तो मेसोमॉर्फ की अगर हम बात करें, पुष्ट और मांसल होते हैं, इनकी बॉडी एथलेटिक टाइप्स की होती है, एथलीट के हिसाब से होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की तरह दिखेंगे, ठीक है। मसल्स मस्कुलर होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है, मस्कुलर होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें भैया, वेल बिल्ड, स्ट्रॉन्ग और फर्म बॉडी होती है, पुष्ट हिष्ट पुष्ट दिखते हैं, मजबूत और कठोर शरीर होता है इनका, अच्छी तरीके से परिभाषित मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, वेल डिफाइंड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, आयताकार आकार होता है शरीर का, रेक्टेंगुलर शेप्ड होती है भैया बॉडी फ्रेम इनका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आसानी से मांसपेशियां प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अपनी मसल्स को ग्रो कर सकते हैं ये, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, आसानी से मांसपेशियां बढ़ा नहीं सकते थे, कितना भी प्रयास कर ले उस टाइप के व्यक्ति जो होते थे एक्टोमॉर्फिक वाले, है ना।
फिर गेन्स मसल्स इजिली एंड क्विकली। एक्टोमॉर्फ की तुलना में वसा भी जल्दी प्राप्त कर लेता है, फैट भी इनके अंदर ज्यादा और जल्दी आ जाता है आसान तरीके से। ठीक है, मोटा मोटा अगर आप देखें इस प्रकार खेल कूद और शारीरिक क्रियाओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऐसी जो बॉडी टाइप्स होती हैं वो स्पोर्ट्स के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, खेल कूद या एक्सरसाइज, व्यायाम, जिम, इस टाइप के लिए काफी परफेक्ट माने जाते हैं भैया ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एंडोमॉर्फिक टाइप। एंडोमॉर्फिक टाइप की बात करें भैया, फैटी होते हैं, ठीक है, गोल शरीर होता है इनका, ठीक है, राउंडनेस टाइप बॉडी होती है, फैट होता है बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जैसे मोटे होते हैं, गोल होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है भैया स्लो होता है, ठीक है, और काफी सॉफ्ट होते हैं, थुलथुले प्रकार, थुलथुला भी कह सकते हो आप इनको। गोलाकार शरीर की संरचना होती है, राउंडेड शेप फिजिक होती है, आसानी से मसा और मांसपेशियां ये भी आसानी से मसल्स और फैट को प्राप्त कर लेते हैं। सामान्यतः छोटी और गोल काया होती है इनकी, ठीक है, जनरली शॉर्ट एंड राउंड बॉडी टाइप होते हैं। चर्बी कम करना, इनको अपना बॉडी फैट कम करना काफी कठिन होता है, थोड़ा कम करेंगे तो फिर जल्दी से गेन हो जाएगा, थोड़ा भी खाएंगे तो। ठीक है, इनका मेटाबॉलिज्म दर कैसा होता है, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होता है, कम परिभाषित मांसपेशियां होती हैं, वेल डिफाइंड मसल्स नहीं कह सकते, लेस डिफाइंड मसल्स कह सकते हैं, थुलथुली टाइप की होती है। ठीक है, यानी मोटा मोटा एंडोमॉर्फिक व्यक्ति अधिक वजन वाले होते हैं और वजन कम करने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, एंडोमॉर्फ्स टेंड टू बी ओवरवेटेड एंड स्ट्रगल विथ फैट रिडक्शन। फैट को कम करने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है भैया इनको। ठीक है, तो ये थे शेल्डन के द्वारा भैया बताए गए बॉडी टाइप जो कि शरीर की रचना के आधार पर उन्होंने किया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स अगर देखो तो शेल्डन ने शरीर को सोमेटोटाइप्स नाम दिया। ठीक है, अब देखो सोमेटोटाइप्स नाम जो दिया गया वो शरीर को किसने दिया, शेल्डन ने दिया। शेल्डन ने शरीर को क्या नाम दिया, सोमेटोटाइप्स नाम दिया। किसी भी व्यक्ति में तीनों प्रकार के गुण भी मिल सकते हैं भैया, एंडो क्या था, एंडो, मीजो, एक्टो। ठीक है, लेकिन एक प्रकार प्रमुख होता है, तीनों हो सकते हैं लेकिन एक ऐसा होगा तीनों में से जो ज्यादा मात्रा में उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करेगा भैया। ठीक है, मोस्ट इंडिविजुअल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स बट विथ वन आर डोमिनेटिंग फॉर्म। एक डोमिनेटिंग फॉर्म में एक तो हो गई। ये प्रकार न केवल शारीरिक संरचना बल्कि व्यक्तित्व और प्रदर्शन पर भी प्रभाव डालते हैं कि एक इंसान की पर्सनालिटी कैसी होगी और उसका परफॉर्मिंग लेवल कैसा होगा, ये भी बहुत अच्छे तरीके से प्रभाव डालते हैं तीनों टाइप्स। ठीक है, दीज टाइप्स अफेक्ट नॉट ओनली बॉडी स्ट्रक्चर बट आल्सो पर्सनालिटी एंड परफॉर्मिंग टेंडेंसीज। ओके, आई होप आज की क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दबा के शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये। ठीक है, चलिए, और जो भी चैनल पर नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा यार। ठीक है, इतना तो बनता है। पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन एंड थ्योरीज। अब आ जाओ व्यक्तित्व का वर्गीकरण और सिद्धांत, कुछ और देखते हैं हम। जैसे कार्ल जंग के अनुसार देख लेंगे, बर्गर्स का क्लासिफिकेशन देख लेंगे पर्सनालिटी का। ठीक है, एडवर्ड स्प्रेंगर का वर्गीकरण देखेंगे हम। ठीक है, फिर मॉर्गन एंड गिलियंस पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी, और मेयर, फ्रेडमैन और रेसनमैन की क्लासिफिकेशन देखेंगे भैया हम, रोसनमैन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कार्ल जंग की बात कर लेते हैं भैया, जंग की बात करेंगे, है ना। तो कार्ल जंग की अगर हम बात करें, कार्ल जंग के अनुसार की अगर हम बात करें प्यारे भाइयों, ओके, अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग ने लोगों को दो समूहों में वर्गीकृत किया। उन्होंने व्यक्तियों को दो वर्ग में डिवाइड किया भैया, या उनकी पर्सनालिटी को आप कह सकते हो, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसके बाद एक और टाइप आता है इसके साथ। ठीक है, बट मेनली इन्होंने दो प्रकार में डिवाइड किया, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स में, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब देख लेते हैं भैया इन्होंने क्या कहा इसके बारे में। ठीक है, अंतर्मुखी में इन्होंने बताया, इंट्रोवर्ट्स में इन्होंने बताया कि जो स्वयं से अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं से जुड़े रहते हैं वे कैसे होते भैया, इंट्रोवर्ट्स होते हैं। जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में या उन परिस्थितियों से सामंजस्य करने में जिनको कठिनाई होती है, ठीक है, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अकेले रहना जो पसंद करते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अपने आप में ही खोए रहेंगे, मग्न रहेंगे, संकोची होंगे, आत्माराम स्वभाव के होते हैं। आत्माराम यानी अपने में ही खोए रहते हैं। ठीक है, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अंतर्मुखी
कि इन्होंने ये बताया भैया। ठीक है, कार्ल जंग ने अंतर्मुखी के बारे में ये चीजें कही। फिर बहिर्मुखी के बारे में कार्ल जंग ने क्या कहा भैया, बाहरी दुनिया में रुचि रखने वाले और सामाजिक प्राणी कौन से होंगे, एक्सट्रोवर्ट्स होंगे। मिलनसार, आत्मविश्वासी और एक्टिव सक्रिय व्यक्ति जो होगा इंट्रोवर्ट्स होगा। कल्पनाओं के बजाय वास्तविक कार्यों में विश्वास रखते हैं, इंट्रोवर्ट्स होंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई नैनीताल में इतना बढ़िया है, या आपने किसी से कहा कि भैया फिजिकल एजुकेशन एरिना में अच्छी से क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, वो भले कम क्लासेस चल पाती हैं बट जितना चलाते हैं अच्छे से कोशिश करते हैं चीज़ों को समझाने की, डिस्क्राइब करने की जितना हो सकता है। अब अगर एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होगा तो वो आपकी बातों पे बिलीव नहीं करेगा भैया, वो आपने जो बोल दिया तो वो कल्पना करके सोचेगा नहीं हाँ ऐसा होता है, वो सीधे जाएगा चैनल पे जाके खटाखट से सर्च करेगा। ठीक है कि भैया वास्तविक में वो कार्य हो रहा है कि नहीं, पहले वो जाके देखेगा, टटोलेगा, तब जाके विश्वास करेगा। ऐसा व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट्स होता है। दूसरों से आसानी से खुल मिल जाते हैं, मिलनसार होते हैं भैया। ठीक है, बहुत ही आराम से दोस्त बना लेते हैं ऐसे व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो मैंने बताया ना एक और पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं उभयमुखी, एम्बीवर्ट्स बोलते हैं भैया। इस ऐसे प्रकार के व्यक्ति पर्सनालिटी में ये दोनों का ही मिश्रण होते हैं, इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स की भी गुण होते हैं। अंतर्मुखी और बाहरी बहिर्मुखी का दोनों का मिश्रण होते हैं, सम्मेलन होते हैं, कहा जाए सीधे सीधे कॉम्पैक्ट होते हैं दोनों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें पर्सनालिटी का तो इसमें आ जाता है भैया कौन, बर्गेस क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, बर्गेस। ठीक है, इनका कहना क्या था, ऑब्जेक्टिव और डायरेक्ट, लक्ष्य वस्तु परक या प्रत्यक्ष। ठीक है, यानी कि ये उत्साही होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे और आत्मविश्वासी वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा इंट्रोस्पेक्टिव और इनडायरेक्ट, आत्मविश्लेषण और अप्रत्यक्ष, यानी कल्पनाशील और संवेदनशील व्यक्ति। तीन प्रकार में डिवाइड किया इन्होंने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इमोशनल और डायरेक्ट, भावनात्मक या प्रत्यक्ष, अहंकारी, भावनात्मक और अहम प्रधान व्यक्ति। तो बर्गेस क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल डायमेंशन की बात करें पर्सनालिटी पे तो इन्होंने तीन प्रकार में डिवाइड कर दिया भैया, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट, इंट्रोस्पेक्टिव और इनडायरेक्ट, या इमोशनल और डायरेक्ट। ठीक है, उत्साही, महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी वाले व्यक्ति, कल्पनाशील और संवेदनशील वाले व्यक्ति, अहंकारी, भावनात्मक और अहम प्रधान व्यक्ति। ठीक है, ये बर्गेस क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाओ, अब एडवर्ड स्प्रेंगर का वर्गीकरण की बात करते हैं हम। एडवर्ड स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इन्होंने मानव व्यक्तित्व को 6 टाइप्स में डिवाइड किया, 6 श्रेणियों में डिवाइड किया भैया। कौन कौन सी, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक रूप से डिवाइड किया, जिसमें अध्यवसायशील, ठीक है, अध्यवसायशील व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक, आर्थिक, धन की चिंता रखने वाले व्यक्ति के प्रकार में बांटा। एस्थेटिक, सौंदर्य परक, सौंदर्य साधक और प्रसारक। ठीक है, अपने आप को खूबसूरत और उसका प्रचार भी करने वाले, दिखाने की हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं, इस टाइप के एस्थेटिक होते हैं, सुंदर होते भी हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, सोशल, सामाजिक, बहिर्मुखी, बहुमुखी स्वभाव होता है जिनका। पॉलिटिकल, राजनीतिक, शक्ति और प्रभुत्व प्रिय व्यक्ति होते हैं, पावर, सत्ता के जो लोभी होते हैं या प्रिय होते हैं, ऐसे व्यक्ति पॉलिटिकल कहा इन्होंने। रिलीजियस, धार्मिक, ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो ये 6 प्रकार इन्होंने, एडवर्ड स्प्रेंगर ने जो पर्सनालिटी को 6 प्रकार में ऐसे डिवाइड किया इन्होंने। ठीक है, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। ये आपको ध्यान में रखना है, 6 के 6 नाम आपको रिमेंबर होने चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है एडवर्ड स्प्रेंगर ने पर्सनालिटी को कितने प्रकार में डिवाइड किया भैया, ऑप्शन में 6 आ जाएगा। कभी कभी ये नाम भी दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं है। अब आप जब इनको पढ़े रहोगे तो आप आसानी से कैरी कर लोगे, कैप्चर कर लोगे उस चीज को, है ना। और इम्पोर्टेंट बात कि भैया प्लीज नोट्स जरूर अपनी खुद की भी बनाते हुए चलो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी बिना लिखे, यह चीज आप ध्यान रख लो। एक कहा गया है, एक कहावत है छोटी सी, क्या थी, हाँ ऐसे ही कुछ था, अ सिंगल पेपर, पेंसिल या पेन इज मोस्ट बेटर देन अ शार्पर माइंड।
एक तेज दिमाग से ज्यादा अच्छा होगा या अच्छा है कि आप पेन और पेपर का यूज करो। भले आपका दिमाग चाहे जितना तेज हो, पेन पेपर का यूज करो। जब अगर आपने उसी चीज को एक बार लिख दिया ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जरूर चीजें सेट होती है। नहीं तो बाद में क्या होगा, मेरा लेक्चर सुनोगे, कॉन्शियस माइंड में चीजें जाएंगी, सारी चीजें तो अंदर रहेंगी नहीं, 10% रह जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको नोट किया तो अनकॉन्शियस माइंड में जाने की ज्यादा संभावना होती है उस मैटर को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है ना, एक कहावत है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट देयर फ्रूट्स आर वेरी स्वीट। जो पढ़ाई होती है, शिक्षा शिक्षा की जो जड़ें होती ना, बड़ी कड़वी होती। पढ़ने का मन नहीं करता, लिखने का मन नहीं करता, लेकिन भैया जब एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो वही मीठे फल देगी। ठीक है, ध्यान से समझ के अच्छे से, मेरे से भी अच्छी, जैसे मैं मेहनत करता हूँ पीपीटी बनाने में, आप भी मेहनत करो अपनी नोट्स को बनाने। जितना कलरफुल बनाओगे, जितना सुंदर बनाओगे, उतना ज्यादा वो चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी भैया। ये चीज लिख करके आप रख लो। हमने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है, तब आज जाकर के हम थोड़े बहुत कुछ हो पाए हैं, कम से कम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे हम बढ़ते हैं भैया। आगे ज्ञान बहुत हो गया, भाषण भावनात्मक। हालांकि मैं अपनी क्लास में भाषण बहुत कम देता हूँ, मेरी आदत है, बट कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों से। क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ इमोशनल डायमेंशन। मेरी क्लासेस में आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा, फालतू की बकवास बातें नहीं मिलती हैं। इसीलिए 1 घंटे में जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ, या 40 मिनट की भी क्लास मेरी होती, जितना कंटेंट आपको मेरी क्लास से मिल जाएगा, किसी भी चैनल का, किसी भी टीचर का, सब अच्छा पढ़ाते हैं, नथिंग, कोई भी ऐसा नहीं जो अच्छा नहीं पढ़ाता, सब अपने से मेहनत करते हैं। बट कंटेंट की अगर मैं बात करूं कि 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम कंटेंट अगर कोई दे रहा है, तो मैं आज की डेट में आपको देख रहा हूँ, किसी भी क्लास को उठा करके आप देख लेना। ठीक है, चलिए, मॉर्गन एंड गिलियंस पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन। जहां बात आएगी क्लासिफिकेशन किसकी, इमोशनल डायमेंशन के आधार पर अगर हम पर्सनालिटी को बांटें, तो मॉर्गन एंड गिलियंस का नाम आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या बताया भैया, 4 प्रकार बताए। ठीक है, इलेटेड, डिप्रेस्ड, इरिटेबल और अनस्टेबल, ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए इन्होंने। ऐसे व्यक्ति जो प्रफुल्लित होंगे, खुश और आशावादी रहेंगे हमेशा। ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेस्ड होंगे, उदास होंगे, निराशवादी और भावनात्मक होंगे। ठीक है, इरिटेबल चिड़चिड़े और गुस्सैल प्रवृत्ति के पर्सनैलिटी होगी। अनस्टेबल अस्थिर होंगे, असंतुलित भावनात्मक होंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, डिसीजन लेने में उतना अच्छे नहीं होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, अनस्टेबल जो होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक है, अदर क्लासिफिकेशन में आ जाए तो मेयर, फ्रेडमैन और रॉसनमैन का जो पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन किया इन्होंने, ठीक है, 4 प्रकार में डिवाइड किया भैया। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, ये 4 प्रकार में डिवाइड किया। हम पहले बात करेंगे टाइप ए की। ठीक है, अत्यधिक सक्रिय और जोखिम रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैट कंटेंट तो ये बहुत बड़ा था, इसको शॉर्ट करके आपके सामने लाया गया। शारीरिक रूप से ऊर्जावान, प्रतिस्पर्धी और समय के प्रति सचेत होते हैं भैया। ठीक है, टाइप बी की अगर हम बात करें तो ये बहुमुखी और मनोरंजन प्रिय होते हैं। बाहर घूमना फिरना, टहलना, एंजॉयमेंट, ऐसे व्यक्ति होते हैं। मध्यम व्यक्तित्व के अधिकारी होते हैं। टाइप सी की बात कर ले भैया, तो टाइप ए के विपरीत स्वभाव वाले, अंतर्मुखी, सतर्क और मजबूत कार्यशील होते हैं टाइप सी। टाइप डी की बात करें, गंभीर स्वभाव पसंद करते हैं भैया। ये इनका स्वभाव कैसा होता है, गंभीर होते हैं। ठीक है, साहसी नहीं होते, जिम्मेदारी से बचते रहते हैं, निर्देश मिलने पर ही काम करना पसंद करेंगे। जब तक इनको बोला ना जाए, टाइप डी वालों को, घर में होता है ऐसा, टाइप डी के बच्चे होते हैं कुछ, तो मम्मी बोलती हैं कब से चिल्ला रहे हैं लेकिन से उठा नहीं जा रहा है आलसी इंसान से। जब तक खोसा नहीं जाएगा ना, तब तक ये उठवा नहीं करेंगे काम। जब निर्देश मिलेगा तभी काम करेंगे। आता सब कुछ होगा, बट जब तक इनको कहीं से कमांड नहीं मिलेगा ना, तब तक ये अपनी प्रक्रिया पर नहीं आते हैं। ये चीज कुछ ऐसे टाइप के भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात देखो, साइकोलॉजी चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन फ्यूचर में फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनोगे। ठीक है, ग्राउंड में थ्योरी भी पढ़ानी पड़ेगी, ग्राउंड एक्टिविटीज भी करानी पड़ेगी। हम लोग की हालत खराब हो जाती है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक के स्कूल में। आप ये जानो कि इसको अगर आपने समझ लिया, जितने भी आज की जो क्लास है, बच्चों को टैकल करने में इतना मजा आएगा ना आपको, चुटकियों में। बोलते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर के साथ ही सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे कनेक्ट होते हैं।
हम भी कनेक्ट थे अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर से, गेम्स टीचर के साथ। हमारे साथ भी आज बच्चे उतना ही कनेक्ट होते हैं, जबकि दबा के कूदते हैं, पिटाई भी करते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल वो बच्चा हमारे पास ही आएगा, अरे गुरुजी ये नहीं समझ में आ रहा है। सोचो, दूसरा टीचर, दूसरे सब्जेक्ट का टीचर अगर डांट दे, डपट दे, तो चलो उसके माँ बाप को बुलाकर लेकर चलाएगा। ये डिफरेंस होता है, बिकॉज हम ऐसी सिचुएशन, हम ऐसी नॉलेज के साथ गुजर रहे हैं कि हमको बहुत अच्छे से टैकल करना आ जाता है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी अक्सर क्या करती है, दिमाग को भ्रमित करती है, घुमाती है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा यार, वाकई में। ठीक है, चलो सिगमंड फ्राइड की बात करें। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था पर्सनालिटी को लेकर के, जो थ्योरी दी थी, क्या कहा था भैया, इन्होंने दो प्रकार से डिवाइड किया। ठीक है, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने बताया। इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर पहला, सहज व्यवहार जिन व्यक्तियों का होता है, जैसे भोजन हो गया, सेक्स हो गया, आक्रामकता और अवचेतन प्रक्रियाएं, ठीक है, इनमें ज्यादा होती है। ठीक है, प्रारंभिक बचपन का प्रभाव, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है, 2 प्रकार की पर्सनालिटी की स्टेज बताई इन्होंने। ठीक है, 5 चरणों में व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें। इन्होंने बताया आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, 5 चरणों में होता है, जिसमें से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आईडी की बात करें, आनंद प्राप्ति की प्रेरक शक्ति, प्लेजर प्रिंसिपल होते हैं इनमें, जन्मजात इच्छाएं, हमेशा आनंद की खोज में रहेंगे। आक्रामकता भी होती है, यौवन का आवेग, और भी ढेरों चीजें शामिल होती हैं। ईगो की बात करें, अहंकार की बात करें, तो अवचेतन और वास्तविक दुनिया के बीच मध्यस्थता करता है, तार्किक और यथार्थवादी व्यवहार को नियंत्रित करता है। सुपर ईगो की बात करें तो समाज के मूल्य और नैतिकता को नियंत्रित करता है, माता पिता और समाज में से सीखे सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, सो ये सिगमंड फ्राइड जी का कहना था पर्सनालिटी के बारे में। ओके, चलिए, सो इस क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें हम थोड़े से पार्ट आपके बचे हैं, जैसे आपका आईक्यू का हो गया है ना, स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो गया, प्ले थ्योरीज हो गई, आज ही उसको हम खत्म कर देंगे। उसके साथ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 50-60 या और भी ज्यादा एमसीक्यूज, जितना कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एमसीक्यूज में आपका रिवीजन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा, यूनिट सेकंड हम अगली क्लास में फिनिश कर देंगे पूरी तरीके से, और आज ही मिलेगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए, और हो सकता है मैं इसी वीडियो के अंदर ही उसको कंपाइल कर दूं मेरी, बट होता है ना क्या, कभी कभी वीडियो एक्चुअली इस नॉर्मल सी 1 घंटे की वीडियो भी 12 से 13 जीबी की हो जाती है, उसको एडजस्ट करते करते, और सारा काम मेरा मोबाइल फोन से ही होता है साथी। इसी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, क्लास इसी मोबाइल फोन से एडिट होगी। ठीक है, वॉइस क्वालिटी थोड़ी अच्छी की जाएगी आप लोगों के लिए, तो कभी कभी स्पेस कम होने की वजह से भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, बट अगर हो जाएगा तो मैं अगला एमसीक्यू वाला सेक्टर भी इसी में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली चीज हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट होने के लिए, जहां आपको मिलेंगी भैया नोट्स आपको मिलेंगी बाइलिंगुअल में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी भैया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, तैयार हो रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइए, निराश मत होइए, जो भी साथी ऑलरेडी ज्वाइन है, प्रैक्टिस सेट जब मिलना शुरू होगा ना, धड़ाधड़ मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंसल्टेंसी तो हमारी मिलेगी आपको। अभी तक पहले 300 किया था, फिर आप लोगों की डिमांड ज्यादा आई, सर कम करिए, 50 कर दिया। अब मेरा ये मानना है कि अब मैंने प्राइस हटा ही दिया, बट बिना पैसों के काम तो बनेगा नहीं। तो भैया जो आपकी इच्छा होगी, क्या होगी, जो आपकी इच्छा होगी आप वो पेमेंट करिएगा। मेरे कंटेंट के हिसाब से, मेरे पढ़ाने के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे आप क्या करना चाहते हैं, कितना पे करना चाहते हैं। कोई फीस नहीं, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं, बस एज हेल्प, एज सपोर्ट, आप जो करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन एरिना के लिए वो पेमेंट आप कर दीजिएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको 8881313895 पे सिर्फ ज्वाइन टेलीग्राम लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको प्रोसेस मिल जाएगा कि आप ज्वाइन कैसे होंगे प्यारे साथियों। ठीक, आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी मेहनत, हमारी क्लास, हमारा
जज्बा, हमारा जुनून फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको बेहतर लगता है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे ज्वाइन बटन को लेके हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।